पश्तो भाषा के एक कवि हुए हैं, उनका नाम है रहमान बाबा। वो 1653 से 1711 तक का उनका समय माना जाता है। लेकिन आपको पता है दर्शकों श्रोताओं की इतिहास की हमारी रेखाएं जो हैं वो बड़ी धुंधली कर दी गई हैं, इसलिए बड़े विश्वास से कुछ बताना भी मुश्किल है, लेकिन इनका समय प्रमाणित है और ये पश्तो के कवि हैं। मैं आज क्यों इनका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने एक बात कही है कि फूल बो ताकि बगीचा खिले, जो कांटे बोओगे तो वही तुम्हारे पैरों में चुभेंगे। पाकिस्तान लंबे समय से विश्व को आतंक निर्यातित करता रहा है। भारतवर्ष सबसे ज्यादा इसका शिकार रहा है। हमारे नेताओं की करनी से, हमारी राजनीति से, हमारे सामाजिक विद्वेष से, जो भी वजह हो, हमने पाकिस्तान को कई सारे मौके दिए हैं, चाहे वो 26/11 हो या एक के बाद एक बम विस्फोट हो, अभी हाल का दिल्ली का विस्फोट हो। तो दरअसल पाकिस्तान जिस विचार से बना है, मोहम्मदवाद के विचार से, वह पॉलिटिकल विचार ही दरअसल इसके पीछे है। जब आप कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही एकमात्र सत्य है और अगर तुम इस बात को नहीं मानोगे तो तुम वाजिबुल कत्ल हो। लेकिन पाकिस्तान को अब उसी के पाप घेर रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं बलूचिस्तान के। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, करीबन 12 शहरों में बीएलए ने आक्रमण किया है। पाकिस्तान की सरकार बता रही है कि 12 अधिकारी और करीबन 50 सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन बीएलए का कहना है कि मारे गए अधिकारियों, सैन्य लोगों की संख्या कम से कम 150 है। और उनका यह भी कहना है कि ये ऑपरेशन हेरोफ, जो अभी उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन हेरोफ 2। इस ऑपरेशन में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचाई जाएगी कि वो आगे संभल न सके। याद आते हैं श्रीमान बेनजीर भुट्टो के पिताश्री, अब तो खैर बेनजीर भी नहीं रही, लेकिन उनके जो पिता थे उन्होंने कहा था 1000 कट्स, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। और जुल्फिकार साहब का यह भी कहना था कि हम 1000 वर्षों तक लड़ेंगे इन काफिरों से, हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन हम ब्ला 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 वगैरह वगैरह। आप सभी जानते हैं, हमारे साथ दूसरी खिड़की में आप सभी के सुपरिचित रुपेश पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि मेरे वरिष्ठ कहने पर थोड़ा सा नाराज या दुखी भी हो जाते हैं कि आप मुझे वरिष्ठ कहेंगे तो आप क्या होंगे, तो मैं महावरिष्ठ बन जाता हूं। रुपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार सर, और व्यालोक वाणी के सभी दर्शकों को मेरा आभार, मेरा नमस्कार सर। आपको थोड़ी सी अपनी आवाज बढ़ानी पड़ेगी रुपेश जी, क्योंकि थोड़ा धीमे आपकी आवाज आ रही है, तो थोड़ा जोर से बोलिएगा। कैसे समझा जाए इसको, बीएलए के इस मौजूदा आक्रमण को, जो 12 शहरों में तबाही मची है? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह चीन कई जगहों से हट रहा है, चीनी सेना पर भी आक्रमण हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और जिस तरह से वहां एक प्राकृतिक संपदा से भरा पूरा एक इलाका है और वहीं पर कब्जे की ये पूरी जंग है, कैसे समझे इसको? और भारत का इस पूरे मामले में क्या योगदान होगा? हालांकि भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के उलजलुल बकवास आरोप को सिरे से नकार दिया है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसके पीछे भारत का हाथ। जी देखिए, बलूचिस्तान के जो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं सरफराज बूटी, वो कैमरे पे रो रहे हैं, लोगों के सामने नजर आए रोते हुए। ये इतना भयानक हमला है कि पाकिस्तान के इतिहास में पिछले 5 दशकों में सेना को जितना भयानक एक तरह से जिस तरह का नुकसान हुआ है इस तरह के अटैक में, कहा जा रहा है कि वैसा हमला शायद बहुत कम देखा है पिछले बलूचिस्तान में जिस तरह का अटैक हुआ है। और ये 5वां सबसे बड़ा विद्रोह है। आपको याद करना होगा डोभाल, यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। तो वही स्थिति है आज जो है बलूचिस्तान की स्थिति ये है कि बलूचिस्तान एक तरह से उठ खड़ा हुआ है। पिछले काफी लंबे समय से जिस तरह से बलूचिस्तान में एक तरह से लूट चल रही थी संसाधनों की, और वहां पे जिस तरह के खासकर रेप
और पूरी पीढ़ियां जो है जेल में डाल दी गई। बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को उठाया जाता था, उनको फेंक दिया जाता था 2-4 दिन बाद रख के। और इस तरह की तमाम जो कुछ चल रहा था उसको उसके खिलाफ एक तरह से बलूचिस्तान उठ खड़ा हुआ है। और बेसिकली ये जो पूरा अटैक है उसमें जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है वो अद्भुत है। 12 शहर एक तरह से कट गए, सड़क जाम कर दी गई, एक तरह से पूरी की पूरी जो पाइपलाइन है हर चीज का, पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो काट दिया गया। तो ये घटना अपने आप में ये बता रहा है कि पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां पे आने वाले समय में बलूचिस्तान की स्थिति वही होगी जैसे 1971 में 90,000 पतलूने जो हैं भारत ने उतरवा दी थी, वैसी स्थिति फिर होगी कि बलूचिस्तान सरेंडर करेगा, सॉरी पाकिस्तान सरेंडर करेगा और पाकिस्तानी आर्मी को एक बार फिर जो है अपनी पतलूनें उतारनी होंगी। इस पूरी स्थिति में 2-3 चीजें हैं कि आप ये देखिए जो पूरा के पूरा जो ये विद्रोह है उसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा एक स्टेट जो है वो पाकिस्तान का उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसको एक तरह से जैसे पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है ये भारत की तरफ से। हालांकि ठीक है, पाकिस्तान को तो काम है, जब उनके पास अपने खुद के व्यक्तिगत तौर पे वो अपने अंदरूनी मामले को निपटा नहीं सकते हैं तो भारत के ऊपर ही हमला करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इसको कहा जा रहा है कि इतना बड़ा हमला बिना किसी विदेशी सहयोग के, बिना किसी बड़े सहयोग के, बड़ी शक्ति के सपोर्ट के संभव नहीं है। तो वहां के सोशल मीडिया में इस तरह की ढेर सारी बातें चल रही हैं। बाकी जो है चीजें जो है वो सामान्य तौर पे, एक चीज जो आपने कही कोऑर्डिनेशन की बात, समन्वय, वो बहुत जबरदस्त देखने को मिला है 12 शहरों में। और उसके बाद जिस तरह से स्थानीय समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से लेके, और चूंकि अभी तो फिलहाल बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है ऑन पेपर, तो उसे भी पाकिस्तान ही समझे, लेकिन जिस तरह से कोऑर्डिनेशन हुआ है और स्थानीय लोग वीडियो बना रहा है, बार बार पाकिस्तान के हर एक झूठ को, हर एक प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि बलूचिस्तान अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान में प्राकृतिक जो संसाधन है, और सबसे बड़ी बात कि आगामी दुनिया के लिए जो संसाधन जरूरी हैं, चिप्स के लिए या बाकी जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं, उनका बड़ा भंडार है। चीन वहां पहले से नजर गड़ाए हुए है, जिसका भारत विरोध भी करता है। इधर ट्रंप चचा पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने को आतुर हैं। तो ये हमले के पीछे अमेरिकी सपोर्ट नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? अगर बेपरवाही ही उड़ानी है पाकिस्तानियों की तरह, तो हम ये मान लेते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी कुछ किया होगा। लेकिन सवाल उसका नहीं है। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें की हैं, अब उसको अपना फल मिल रहा है। जी देखिए, अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बलूचिस्तान की सीमा ईरान से भी मिलती है। ये कहा जा रहा है क्योंकि ईरान में जो जिस तरह के हालात हैं उसमें ईरान में बेसिकली जिस तरह के समुदाय रहते हैं, जो खास करके जो तमाम तरह के जो राष्ट्रवादी गुट हैं, उसमें एक तो बलोच है, दूसरा कुर्द है और तीसरा अरब्स हैं और चौथा पर्शियन लोग हैं। ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का चूंकि एक बड़ा हिस्सा ईरान में भी पड़ता है, तो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान और ईरानी बलूचिस्तान को मिला के भविष्य में ये भी हो सकता है कि एक नए बलूचिस्तान राष्ट्र का भी निर्माण हो सके। ये जो हैराफ शब्द है जिसका मतलब होता है काला तूफान, और बलूचिस्तानी भाषा में जिसका मतलब होता है, तो ये एक तरह से देखिए इसके बहुत से अर्थ निकाले जा रहे हैं और डीप स्टेट ना जाने क्या क्या पूरी दुनिया में घट रहा है। लेकिन एक बात है, ये जो काला तूफान है, हैराफ है, वो पाकिस्तान के लिए तो एक तरह से उसकी चूल्हे हिलाने वाला है। और खासकर जो अभी की सिचुएशन है अफगानिस्तान और ईरान, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके बाद जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए इसका जो मायने है वो बहुत खतरे का संकेत है और उनके लिए कम से कम नींद उड़ाने वाला है। जी। अगर अभी वैश्विक परिदृश्य देखें रुपेश जी, तो बड़ा डरावना भी है और मजेदार भी है। कल या परसों में एक बैठक होने वाली है रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, जो 3 साल 4 साल से चल रहा है, और उसमें कोई भी पक्ष पीछे नहीं हट रहा है। ट्रंप ने उसके लिए सो कॉल्ड पीस कमेटी बनाई, जिसमें बहुतेरे देशों ने, खुद भारत ने अभी तक उसमें शामिल होने की सहमति नहीं दी है।
दो चार और देशों ने भी यूरोप के मना कर दिया है। गाजा का मामला, इजराइल ने गाजा में गधे जूते हल चलवा दिए, लेकिन फिर भी वो मामला पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। जो प्लान बन रहा है वो बन ही रहा है, और ऊपर से विश्व की एकमात्र महाशक्ति की गद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा कुंठित और बहुत ही ज्यादा अहंकारी है। एप्स्टीन फाइल की चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन जब पूरी दुनिया में आग लगी हुई है तब भारत का रुख कैसा होना चाहिए? और भारत में भी हमारी सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या भारत इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में एक उम्मीद की किरण दिख रहा है? क्या भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। असल में जो हालात हैं जिस तरह के, उसमें जाहिर सी बात है भारत ने जो रास्ता चुना है, खासकर भारत ने अपने लिए नए मार्केट तलाशे हैं इस बीच और तमाम दूसरी चीजें की हैं। देखिए, अमेरिका की जो चौधराहट थी और खासकर जो एक साख था कि अमेरिका अमेरिका का जो डॉलर का हेजिमनी था पूरी दुनिया पे, और वो टूटा है पिछले कुछ सालों में। अब देखिए, भारत ने लोगों ने तमाम जो यूएस बॉन्ड है उनको बेच के भारत ने भी गोल्ड खरीदा और पूरी दुनिया में यूएस बॉन्ड की बिक्री की गई है। इन सारी स्थितियों में पोजीशन ये है कि भाई, आप चौधरी तो आप तभी होंगे ना जब लोग आपको चौधरी मानेंगे। जब आपका साख ही खत्म हो गया, आपका इकबाल ही खत्म हो गया, आपकी विश्वसनीयता ही खत्म हो गई, तो फिर संकट तो बड़ा है। ये ट्रंप को बात समझ में नहीं आई। और जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में अभी देखिए, आज ही एक रिपोर्ट आ रही है कि जो अभी एलन मस्क ने उसको ट्वीट भी किया है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो यूएस से ऊपर है, 17% के आसपास। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया और थर्ड नंबर पे यूएस है। तो यूएस जो है 9.9 के आसपास है आई थिंक। तो भारत का जो ग्रोथ है, और ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो नई सदी है, नया दौर है, वो एक तरह से पूरब का है। चीन और इंडिया एक तरह से पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, और जो इनकी खासकर जो आर्थिक जो सामूहिक शक्ति है वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का एक तरह से ये कहा जाए सप्लाई चेन, और खासकर यूरोप को जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से भारत ने एनर्जी प्रोवाइड की है, और हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे उभर के सामने आ रहे हैं, और पूरी दुनिया का तेल का शोधन हम कर रहे हैं, और खासकर यूरोप जैसे देशों को एनर्जी प्रोवाइड करना। इसी तरह से दुनिया के तमाम देशों में, यूरोप से लेके और अफ्रीका तक में, भारत जो है एक तरह से सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा मोड बनते जा रहा है। चाइना और इंडिया मिलके नो डाउट पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, और खासकर जिस तरह का रिसेशन है यूरोप में आबादी कम होने की वजह से, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके गिरने की वजह से, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि यूरोप और अमेरिका अपनी नीतियों की वजह से आने वाले समय में एक नए ट्रैप में फंसता जा रहा है। आप समझ सकते हैं इसको कि हर साल अमेरिका का जो व्यापार घाटा होता है वो 1 ट्रिलियन का नुकसान होता है उसमें। मतलब वो पूरी दुनिया में जितना खरीदते हैं और जितना बेचते हैं उसमें 1 ट्रिलियन का अंतर होता है। वो उनके पक्ष में नहीं जानता, उनके निगेटिव है। और चाइना का जो व्यापार जो है वो 1 ट्रिलियन उनके पक्ष में है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, आपकी पूरी इकोनॉमी जो चल रही थी वो एक खास तरह की हेजिमनी, एक खास तरह के सिस्टम पे चल रही थी, जिसको आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थापित किया। उस हेजिमनी का मतलब था डॉलर का प्रभुत्व, उस हेजिमनी का मतलब था आपकी अपनी साख, उस हेजिमनी का मतलब था दुनिया के तमाम विश्व व्यापार संगठन और दूसरे संगठनों पे आपका कब्जा, जिसके जरिए आपने चिट फंड का धंधा सुना है ना। चिट फंड के धंधे का पूरा मामला खेल होता है। उसमें होता क्या है कि आपको ये कहा जाता है कि 4 साल में, 3 साल में आपका पैसा दुगना कर दिया जाता है, और आपको पैसा वापस भी दिया जाता है। लेकिन आप बहुत तसल्ली में होते हैं, आप रोज पार्टी भी करते हैं। क्यों? क्योंकि चिट फंड के धंधे में पैसा आता रहता है। जब आता रहता है तो होता क्या है कि आज आपने दिया 10 रुपया, हम 2 दिन बाद, 2 साल बाद आपको 20 रुपया वापस करते हैं। लेकिन इसमें कोई भी एक तरह से बहुत तर्क नहीं चलता है। इसमें एक तरह का फ्लो चलता है जो मनी आ रहा होता है। अमेरिका की दुनिया भी इसी फ्लो से चल रही थी, क्योंकि उसका एक साख था। सारे के सारे गल्फ और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया, भारत जैसे तमाम देश उसके उस चौधराहट को स्वीकार कर रहे थे, डॉलर की प्रभुता को स्वीकार कर रहे थे। उसके उस तमाम दुनिया के जो तमाम देश हैं वो अपने पैसे अमेरिकी बैंकों में जमा कर रहे थे, और तमाम लोग अमेरिकी शेयर मार्केट में, अमेरिका में निवेश कर रहे थे। असल में पूरी दुनिया अमेरिका में निवेश कर रही थी और अमेरिका की दुकान चल रही थी। दिक्कत क्या है कि आपका तो बिजनेस मॉडल जो है वो पहले ही जो है उसमें बसड़ था। आप तो वैसे ही जो है पूरी दुनिया में, आप तो वैसे नुकसान में थे, सरप्लस तो आपका एक्सपोर्ट था नहीं। लेकिन जो आपकी एक साख थी, डॉलर की जो साख थी, एक तरह से जो आपका एक प्रभुत्व था, वो टूट रहा है।
और ये अमेरिका के लिए नुकसान की बात है। यूरोप जाहिर सी बात है जहां खड़ा है वहां यूरोप के लिए आने वाले कल्चरल चुनौतियां भी हैं और दूसरी चुनौतियां भी हैं कि जाहिर सी बात है उनके पास जिस तरह का एक तो जिस तरह का अच्छा उनके जो नॉर्म्स हैं वो भी खासकर ह्यूमन राइट्स को लेके एनवायरनमेंट को लेके जिस तरह के नॉर्म्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए बिजनेस और व्यापार में उन्होंने जिस तरह का एक आदर्शवाद अपना लिया है तमाम, जैसे एक बिल्ली होती है ना 100 चूहा खाने के बाद हज करने चली जाती है, तो यूरोप हज करने चला गया है। यूरोप ने जिस तरह का, आप सोचिए कि भारत के व्यापार जो समझौता हुआ है उसमें भी यूरोप के तमाम तरह के टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे हैं कि आप इसमें चाइल्ड लेबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, आप इसमें ये एनवायरनमेंट को लेके नहीं कर सकते हैं। तो यूरोप से व्यापार करना बड़ा टफ की बात है। यूरोप के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप तमाम ह्यूमनिटेरियन जो ग्राउंड्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं तो यूरोप आपका माल ही नहीं खरीदेगा, कह देगा नहीं भाई एक्सपोर्ट बंद कीजिए। अब मामला क्या है कि पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसमें अभी स्थिति जो है उसमें लंबे समय तक चाइना और इंडिया और खासकर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हो सकते हैं जिसमें इंडोनेशिया हो सकता है, कुछ और वियतनाम और दूसरे देश जो धीरे धीरे करके एक तरह से जिनमें ग्रोथ की संभावना है, उन देशों की तरफ एक तरह से ग्रोथ खिंच के आ रहा है। तो ऐसे में आपकी बात में बहुत हद तक दम है कि जो भारत है वो जाहिर सी बात है नई वैश्विक व्यवस्था को एक तरह से नेतृत्व दे सकता है, दिशा दे सकता है और उसको एक राह दिखा सकता है। जी, इसके साथ कुछ और चीजों पर गौर करना चाहिए दर्शकों श्रोताओं कि ये जो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हुई 18 वर्षों तक लटकी हुई थी और उसके पीछे यही सब है, क्योंकि यूरोप अपने आप को नॉर्मेटिव पावर समझता है, जिसको लेके जब तब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी खूब धुलाई और मलामत भी की है, या अब तो होता है। लेकिन नॉर्मेटिव पावर यानी जो यूरोप ने कहा वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं। भाई आपके यहाँ की स्थितियां कुछ और हो सकती हैं, हमारे यहाँ की स्थितियां अलग हैं, और आप खुद सारे गंदे काम करेंगे लेकिन आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे। बहरहाल यूरोप मर रहा है, एक तो इलीगल इमिग्रेंट से, दूसरे बेरोजगारी से, तीसरे महंगाई से। तो यूरोप तो मरने की कगार पर है। और यही वजह है कि अभी जब स्पेन ने रातों रात 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को स्टेटस दे दिया, तो पहले भले यूरोप में ये नहीं होता लेकिन अभी उस पर हंगामा भी हुआ, उस पर बवाल भी हुआ। दुनिया में जितने भी 200 के ऊपर कुछ देश जो हैं, एक आध अभी हाल फिलहाल बने हैं तो मुझे एग्जैक्ट नंबर अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी 203-4 देश हैं, मुझे लगता है रुपेश भाई कि इसमें से 75% की तो हालत खराब है। बिल्कुल। या तो युद्ध चल रहा है या वो किसी और के साथ युद्ध में है। ऐसे में भारत निश्चित तौर पर दुनिया को राह दिखा सकता है, क्योंकि भारत सनातनी है और अंततः आपको इसके मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। लेकिन चलते चलते आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेंगे रुपेश जी। बिल्कुल ठीक बात है, आपने एकदम सही कहा कि यूरोप की स्थिति जो है वो इस अपने आप में एक तरह से कहा जाए कि यूरोप का द इन टाइप की स्थिति चल रही है। और ये विरोधाभास है अपने आप में कि यूरोप जिस वैल्यू सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था, शायद पूरी दुनिया में उस वैल्यू सिस्टम का अपना एक महत्व हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यूरोप में ने खासकर जिस तरह के अपने कल्चरल वैल्यू को, देखिए कई बार इस बात पे पूरी बहस होती है, इस बात पे बहस बहुत लंबे, भारत में भी इस बात की बहस है कि हमें अपने कल्चरल वैल्यू को बहुत लिबरल करना चाहिए। लेकिन जो लिबरल्स की अपनी समस्या है, लिबरल बाहर को बाहर बाद में खाते हैं, अपने खुद को पहले वो घुन लगा देते हैं। इसी लिबरल्स ने पूरे यूरोप को खत्म कर दिया और स्थिति ये हुआ कि आज यूरोप जहां खड़ा है उसके पीछे वो गंध लिबरल्स की है, जो अपने आप को, जिनके अंतर विरोध जो हैं वो आपके खुद के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। तो यूरोप आज जहां खड़ा है वहां जाहिर सी बात है कि यूरोप ने अपने अस्तित्व के साथ ही एक तरह से आत्मघाती फैसले कुछ लिए जीवन में, और वो उनके लिए एक सेल्फ सुसाइड की तरह रहा। बाकी जहां तक बात पाकिस्तान और अमेरिका की है, तो पाकिस्तान जाहिर सी बात है अपने अंतर विरोधों में पाकिस्तान भी उस चपेट में है, और यूएस में ट्रंप का शासन जब तक रहेगा और जितना दिन तक रहेगा वो अमेरिका के लिए नो डाउट एक चेतावनी की तरह है, और अगर लंबे समय तक ऐसे ही होता रहा तो शायद अमेरिका की साख खत्म हो जाए। जी,
और मैं चलते चलते उसको साख की जगह गुंडई या दबंगई कहना चाहूंगा, क्योंकि वियतनाम में ने भी इनको दिखाया था, पटक पटक के धोया था। वियतनाम में भी इन लोगों ने अपनी मूर्खता से और इससे बहुतेरे सैनिक गंवाए, बहुतेरे कुछ गंवाया, अपनी इज्जत गंवाई। और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कहीं भी सफल हुआ है। आप अफगानिस्तान की हालत देख लें, इतने सारे साजो सामान, हथियार, और अंततः आप 20 साल लड़ने के बाद फिर उसी तालिबान को बिठा के आ रहे हैं। मतलब अमेरिकियों को तो कभी, इनके राष्ट्राध्यक्षों को ये इतनी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात करते हैं, इनको कभी कभार आईना देखना चाहिए। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, दुनिया एक खतरनाक मुहाने पर खड़ी है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जो बन गया, पहले हमारा ही हिस्सा था, वहां पर बलूचिस्तानियों ने, बलोचों ने, और अभी एक फिल्म भी आई थी, वहां भी कुछ कुछ बलोचों के किरदार थे। तो पाकिस्तान बर्बादी की राह पर चल नहीं रहा है, दौड़ ही रहा है। बांग्लादेश को कल ही आए बजट में भारत ने सीधे तौर पर जो भीख देता रहता है वो भीख आधी कर दी है, नेपाल को बढ़ा दी है, भूटान को बहुत ज्यादा कर दी है। तो वैश्विक राजनीति बदल रही है, और इस वैश्विक राजनीति में, जैसा रुपेश जी ने कहा, कि हमारी सदी आने वाली है, एशिया की सदी है मान लीजिए। हालांकि उसको सब लोग साउथ एशिया कह के और पता नहीं क्या, भारत की सदी आने वाली है। आशा कीजिए कि हमारे यहाँ एक ठीक ठाक सरकार रहे, और हमारे अपने जितने सामाजिक अंतर विरोध हैं, जिस बहाने हम लोग देखते रहते हैं, कभी यूजीसी बिल का बवासीर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उसको छोड़कर और अपने जातिगत विद्वेष को, वो जो धीरे से बदबू आई है यूजीसी बिल पर, मैंने देखा है, उससे भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। आप व्यालोकवाणी को जिस तरह प्रेम और स्नेह देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। रुपेश का एक दूसरा ठिकाना भी है, कोजागरी पर ये पाए जाते हैं, और उस पर कंटेंट बड़े अच्छे मिलेंगे आपको। दर्शन पर हम लोग भी अब जल्दी ही बात शुरू करने वाले हैं, तो हमारा एक इकोसिस्टम बनाने में मदद करें। और वो इकोसिस्टम ही है जिसकी वजह से अभी तक आप जो भी तथाकथित बुद्धिजीवियों को या जिसको भी देख रहे हैं, तो हमारा भी एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। तो अभी दीजिए आज्ञा, एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। नमस्कार।